2025 में एक पुरानी एक्ट्रेस ने खुद एडमिट किया था कि वो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती थी। बॉलीवुड में ग्लैमर के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी है जहाँ अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिकल पावर का कॉम्प्लेक्स नेक्सस काम करता है। 90s के दौर में डी कंपनी का बॉलीवुड से डायरेक्ट लिंक था। दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील ने कई मूवीज फंड करी थी। कई स्टार्स ने ओपनली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। राधिका आप्टे ने भी बताया कि कैसे कई रोल उनको इसी शर्त पे मिल रहे थे, ऑफर हो रहे थे कि वो डायरेक्टर के साथ सोएंगी। Would you be okay sleeping with that person? बॉलीवुड सिर्फ सपने नहीं बेचता है, यहाँ लोगों की डिग्निटी भी बिकती है। काउच तो नहीं मिला ना? अरे मिला सर, क्या बात कर रहे हो? एक यस यहाँ करियर बना देता है, वहीं एक नो जिंदगी बर्बाद कर देता है। नो। कभी कभी जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित हो जाती है, उसके बावजूद प्रोड्यूसर्स पैसा कैसे बना लेते हैं? वो एक अमीर बहुत अमीर कैसे बनते जाते हैं? तू समझा? क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या ये ब्लैक मनी को वाइट करने का धंधा है? 25 दिन में पैसा डबल। और क्या ये बस धंधा है या ये गंदा है? ये गंदा सा ना। क्या अंडरवर्ल्ड अभी भी बॉलीवुड को फंड करता? या क्या स्टार्स के वेनिटी वैन्स में ड्रग पाए जाते हैं? या क्या अवार्ड्स पीआर से मिलते हैं, टैलेंट से नहीं? हाँ सर, आपके पास कितने अवार्ड होंगे? उसमें से खरीदे कितने आपने? आज हम एक्सपोज करेंगे बॉलीवुड के सबसे बड़े डार्क सीक्रेट्स, पैसा, पावर और एक्सप्लॉयटेशन के इस डर्टी वेब को। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं ना, वो आपके पैरों से जमीन खिसका देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि बॉक्स ऑफिस पे कई फिल्मों के फ्लॉप होने के बावजूद एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का पैसा कभी कम क्यों नहीं पड़ता? आई डोंट नो। गाइस, इंडस्ट्री के अंदर ब्लैक मनी का नेटवर्क इतना गहरा है कि कभी कभी सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो सिनेमा है, ये जो मूवीज बन रही हैं, यहाँ जेन्युइन काम कौन कर रहा है और सिर्फ नाम के लिए कौन। 2025 में एक पुरानी एक्ट्रेस ने खुद एडमिट किया था, माला सिन्हा बहुत सुंदर थी, बहुत ज्यादा फेमस थी, पॉपुलर थी, सबसे बड़ी एक्ट्रेस थी उस टाइम की। सारे बड़े बड़े सितारों के साथ उन्होंने काम किया था। और जब उनके घर पे इनकम टैक्स रेड हुई तो उन्होंने ये बोला कि ये वो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती थी। किस लिए? इसलिए नहीं कि वो एक्चुअली में वो कर रही थी, इसलिए क्योंकि अब उनको अपनी ब्लैक मनी का सबूत देना था जो उनके पास नहीं था। सोचिए जरा कि पैसों के चक्कर में इंसान अपनी इज्जत और डिग्निटी भी बेच सकता है, और ये बॉलीवुड की दुनिया में बड़ा आम लगता है जब आप ढेरों सारे एग्जाम्पल सुनते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में। और ऐसे ही होता जब माला सिन्हा के घर से 1978 में उनके बाथरूम से 12 लाख रुपए मिले थे। उस टाइम के 12 लाख रुपए बहुत होते हैं। ये कैश था गाइस, ब्लैक मनी थी। इमेजिन करिए, माला सिन्हा ने अपने को बचाने के लिए अपने को प्रोस्टिट्यूट तक बोल दिया था कोर्ट में। और ये तो सिर्फ बस एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं गाइस। कई एक्टर्स जिनके शोज या मूवीज फ्लॉप हो रही होती है ना, फिर भी वो लग्जरी कार्स लेकर घूमते हैं, मैंशंस दिखाते हैं, फॉरेन ट्रिप्स को एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। आप ही सोचिए पैसा कहां से आता होगा? बहुत बार जवाब अगर देखा जाए, एनालिसिस करा जाए तो सिंपल होता है। कई जगह मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल साफ दिखाई पड़ती है, और ये प्रोसेस काफी सिंपल है गाइस। प्रोड्यूसर एक फेक या मैसिवली इन्फ्लेटेड प्रोजेक्ट अनाउंस कर देता है, चश्मा लगा अच्छा लगे, नाउ यू आर माय हीरो। फिर फिल्म रिलीज होती है या नहीं होती, या जानबूझ के फ्लॉप कर दी जाती है, और इस प्रोसेस में ब्लैक मनी, काला धन सफेद हो जाता है। शेल कंपनीज, फॉरेन अकाउंट्स और फेक इनवॉइसेस के जरिए गाइस। टैक्स इवेजन का स्केल इतना बड़ा है ना बॉलीवुड में कि 10 करोड़ दिखा के 100 करोड़ कमा लेना नॉर्मल लगता है। अगर आप कुछ बॉक्स ऑफिस के एग्जांपल्स देखें तो स्क्रीन पे है गणपत, बजट 190 करोड़, कलेक्शन 13 करोड़, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बजट 350 करोड़, इंडिया का नेट कलेक्शन 65 से बस 70 करोड़। आदिपुरुषी को देख लो, बजट 700 करोड़ था, कलेक्शन कितनी हुई? 288 करोड़। मेरे हस्बैंड की बीवी, शायद देखी भी नहीं होगी आपने, बजट पता कितना है? 60 करोड़, कलेक्शन कितनी है? 12 करोड़। मैं ये नहीं कह रहा कि इन मूवीज में यही हुआ होगा, पर अगर ये नंबर्स देखे जाए और बहुत सारे और नंबर्स देखे जाए तो वहाँ एक पैटर्न नजर जरूर आता है। ये नंबर आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्या फिल्म्स का असली इंटेंशन एंटरटेनमेंट है, सिनेमा है, आर्ट है, या बोले कि पैसे का कलर चेंज करने का गोरख धंधा। ये कलर बॉलीवुड में ऐसा चेंज हो रहा है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अब बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट्स के बारे में सोचें
तो शॉक लगता, डर लगता, स्पेशली जब अंडरवर्ल्ड से पेमेंट आनी हो। पर लेकिन सोचिए, बिजनेस वर्ल्ड में भी कई डार्क सीक्रेट्स हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। पर आज चलिए इस बारे में भी बात करते हैं। देखिए, फ्रीलांसर्स और स्मॉल बिजनेस के लिए सबसे बड़ा इशू पता क्या होता है? पेमेंट्स का अटकना। एक रिसर्च के हिसाब से करीबन 59% फ्रीलांसर्स को टाइम पे अपने क्लाइंट से पेमेंट ही नहीं मिलता। और सिर्फ फ्रीलांसर्स ही क्यों, छोटी दुकानों से स्मॉल बिजनेस ओनर्स, यहाँ तक कि कई स्टार्टअप्स तक, सबको सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है गाइस। क्लाइंट्स बोलते हैं आज कर दूंगा, कल कर दूंगा, मल्टीपल टाइम फॉलोअप में जान निकल जाती है लोगों की। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और हफ्ते महीनों में, और आप पे डेट चढ़ता रहता है बिकॉज यू इन्वेस्ट मनी व्हाइल सर्विंग योर क्लाइंट्स। आपको पता है इसके पीछे कॉमन रीजन क्या है? प्रोफेशनल इनवॉइसिंग का ना होना। जब आप एक स्ट्रक्चर्ड इनवॉइस के बजाय ईमेल पे या व्हाट्सएप पे कैजुअली अमाउंट भेजते हो तो उसके लिए कोई लायबल नहीं होता है। क्लाइंट भी आपको बहुत कैजुअली ट्रीट करता है और इसी वजह से पेमेंट्स डिले होते रहते हैं, डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं और कैश फ्लो भी बिगड़ जाता है और आपका बिजनेस रेवेन्यू कलेक्टिंग मशीन बन जाता है, ना कि जो आपकी नीच है वो। अब आप सोच रहे होंगे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है, अपने बिजनेस को एक सिस्टम के थ्रू प्रोफेशनलाइज करना। और इसी जगह आता है उडू इनवॉइसिंग। उडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है गाइस, जिसमें अकाउंटिंग, सीआरएम, ई कॉमर्स, एचआर, हर बिजनेस नीड के लिए एप्स अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात, उडू का एक बिजनेस ऐप लाइफ टाइम फ्री होता है, होस्टिंग और सपोर्ट के साथ। उडू इनवॉइसिंग के साथ आप अपने इनवॉइसेस प्रोफेशनली डिजाइन कर सकते हो, अपना लोगो यूज करके और ब्रांड कलर्स के साथ। ड्यू डेट्स, पेमेंट टर्म्स सब क्लियरली मेंशन कर सकते हो। इनवॉइसेस डायरेक्टली क्लाइंट्स को भेज सकते हो ईमेल से या डायरेक्टली पीडीएफ्स के थ्रू। रेजर पे, पेपाल, स्ट्राइप जैसे पेमेंट प्रोवाइडर्स इंटीग्रेट करके क्लाइंट्स को इंस्टेंट पेमेंट का ऑप्शन भी दे सकते हो और मैनुअल चेज और फॉलोअप्स की टेंशन बिल्कुल खत्म। गाइस, इस ऐप से आपके क्लाइंट्स को ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स भी चले जाते हैं और आपको एक ही डैशबोर्ड पे रियल टाइम स्टेटस मिलता है, कौन सा इनवॉइस पेड है, कौन सा पेंडिंग और कौन सा ओवरड्यू। चाहे आप एक फ्रीलांसर हो जो टाइमली पेमेंट सिक्योर करना चाहते हैं या एक बिजनेस ओनर जो अपना कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, उडू इनवॉइसिंग आपको क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी और प्रोफेशनलिज्म तीनों चीजें प्रोवाइड करता है। तो बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट्स जब एक्सपोज होते हैं तो सब लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के डार्क सीक्रेट्स जैसे मेसी अकाउंट्स और पेंडिंग इनवॉइसेस को इग्नोर करते हैं ना, तो नुकसान केवल आपका होता है। इसलिए अब टाइम है स्मार्ट बनने का। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, चेक करिए आज ही अभी। उडू इनवॉइसिंग ट्राई करना और सबको रिकमेंड करना। ये बात ध्यान से सुनना, एक सीरियस बिजनेस हमेशा सीरियस इनवॉइसिंग के साथ ही शुरू होता है। और चलो अब आते हैं हम अपने वीडियो में वापस। तो चलिए अब बात करते हैं उस मैकेनिज्म की कि ये काम होता कैसे है, कैसे सारा ब्लैक मनी गेम स्टार्ट होता है और ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, जो काला धन है ना, पहले ऑफशोर शेल कंपनीज के थ्रू सर्कुलेट होता है। ये कंपनीज लीगल दिखते हैं, होते नहीं है, जैसे कि बिजनेस या कंसल्टेंसी फर्म्स। फिर पैसा वापस इंडिया आता है और फिल्म प्रोडक्शन में इन्वेस्ट होता है। ज्यादा लंबी फिल्म मत बनाना। नहीं। और पता है सबसे बड़ा पैतरा क्या होता है? लीड एक्टर्स की फीस, उसको इन्फ्लेट करा जाता है। कई बार सुना होगा आपने, इस एक्टर ने, फलाने एक्टर ने इतने ले लिए, ढमकाने एक्टर ने इतने ले लिए। इन्फ्लेशन को स्पॉट कर सकते हैं। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा जाता है और कैश फ्लो को मैनिपुलेट किया जाता है गाइस। फैंटम इन्वेस्टर्स भी होते हैं, पैसे देते हैं पर नाम नहीं लेते। फिल्म जो होती है फ्लॉप भी हो जाती है, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो नो प्रॉफिट। प्रोड्यूसर्स लॉस दिखाता है और टैक्स बचा लेता है। 5 करोड़ की पिक्चर बनाओ और बाकी का 100 करोड़ जेब में। एग्जैक्टली। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके टैक्स कम दिया जाता है और ऐसी ही रिपीटेड साइकिल्स के द्वारा ये पूरा सिस्टम पैसों की लॉन्ड्रिंग मशीन बन जाता है। कई हिस्टोरिकल लीक्स हैं जो ये चीजें कंफर्म करते हैं। ये बात हवा में नहीं हो रही है, स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स हैं, खुद ही देख लीजिए। तो जब भी आप किसी बड़ी बजट फिल्म को अनाउंस होते हुए देखें ना, जिसका बजट 200 करोड़ से 700 करोड़ के बीच में हो या कभी कभी 1000 करोड़, और जब कलेक्शंस 10 to 30% हो, तो आप समझ जाना दाल में कुछ काला है। बात तो सही है। बॉलीवुड के लिए आप समझिए, जो पैसा है सिर्फ कमाई का साधन नहीं है, वो इनको एक पावर भी देता है। पावर को एक टूल की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि पावर मिलते ही किसी तरह की भी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। आप वो करते हैं जो आप चाहते हैं। फिल्म्स के फ्लैशी नंबर्स और मैसिव बजट्स के पीछे जो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग चल रही है ना, वो सिर्फ इनसाइडर्स और इन्वेस्टिगेटर्स ही समझ पाते हैं। पर अब मैं कुछ ऐसे किस्से खोलने वाला हूँ जहाँ आप देखेंगे कि कैसे अंडरवर्ल्ड काम करता है बॉलीवुड में, कैसे कास्टिंग काउच होता है बॉलीवुड में, और कैसे का गोरख धंधा भी चल रहा है, बढ़ रहा है, बन रहा है और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलिए इन चीजों को भी आज इस वीडियो में एक्सपोज कर ही देते हैं। देखो, दूसरा सीक्रेट जो है वो पहले वाले से ज्यादा डार्क है, तो सीट की जो बेल्ट है वो बांध ले। ओके। बॉलीवुड में ग्लैमर के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी है जहाँ ड्रग्स, अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिकल पावर का कॉम्प्लेक्स नेक्सस काम करता है। 2021 में आर्यन केस ने सबको बता दिया। आर्यन यहाँ गुनहगार हो या ना हो, कई ऐसे नाम आए जिन्होंने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया कि अच्छा ऐसा भी होता है। कई बड़े बड़े नाम, दीपिका पाडुकोन, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, कई लोगों की व्हाट्सएप चैट्स में माल जैसे वर्ड्स कॉमन मिल रहे थे, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि ये जो कल्चर है बॉलीवुड में, ये बहुत डीप लेवल तक रूट कर चुका है। सवाल ये नहीं था कि किसने ड्रग्स लिए और किसने नहीं लिए, सवाल ये करता है कि ये सिस्टम बहुत डीप रूटेड है बॉलीवुड के अंदर तक। बॉलीवुड की हाई एंड पार्टीज में ये चीजें आम है। सब्सटेंस अब्यूज
आम है। और ड्रग्स का कनेक्शन सिर्फ कंजम्पशन तक नहीं है गाइस। 90s के दौर में डी कंपनी का बॉलीवुड से डायरेक्ट लिंक था। दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील ने कई मूवीज फंड करी थी। तो अंडरवर्ल्ड का जो दबदबा है वो भी किसी डार्क सीक्रेट से कम नहीं है। कई फिल्में जैसे चोरी चोरी चुपके भी ऐसे ही फंड हुई थी। ये फिल्म एक तरह का मनी लॉन्ड्रिंग मॉडल भी था। ब्लैक मनी को फिल्म के नाम पर वाइट किया जाता था और कोई प्रोड्यूसर अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट जाता तो घर पे डायरेक्ट वार्निंग आ जाती। कोई एक्टर मना कर देता तो उसको भी धमकाया जाता था। ये तो आपने कुछ मूवीज में देखा ही होगा। 2000 के बाद ये सिस्टम थोड़ा साइलेंट तो हुआ पर खत्म नहीं हुआ गाइस। आज भी कई फिल्म्स ऐसी कंपनीज के थ्रू बनती हैं जिनका रियल ओनरशिप ट्रेस करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। इंडस्ट्री के अंदर एक इनविजिबल पावर है, कोई माने या ना माने, जिसे कोई ओपनली नहीं देखता पर सब फील जरूर करते हैं। एक प्रोड्यूसर ने तो एनोनिमसली ये भी कहा था कि अगर तुम सच बोलने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट कभी रिलीज ही नहीं होगा। अब आप सोचिए नाम कौन सा है, और अगर समझ गए हो तो जरा कमेंट्स में जरूर लिखना। कई एक्टर्स और फिल्म मेकर्स ने क्वाइटली इंडिया छोड़ दिया गया, फॉरेन बेस बना लिया। क्यों? इसी वजह से सेफ्टी यहाँ एक लग्जरी बन गई है। जब पब्लिक किसी सेलिब्रिटी को एयरपोर्ट लुक या मालदीव्स फोटो में देखती है ना तो उनके पीछे छुपे डार्क कनेक्शंस का कोई अंदाजा भी नहीं होता। पर ये एक डार्क सीक्रेट है, एक डार्क ट्रुथ है बॉलीवुड का। और अब आते हैं एक सबसे बड़े, सबसे गंदे और घिनौने डार्क सीक्रेट पे, जो है कास्टिंग काउच का डार्क सीक्रेट। इंडस्ट्री के हर रोल और हर अपॉर्चुनिटी के पीछे एक साइलेंट टेस्ट छुपा होता है जिसका चेहरा कई बार बहुत अगली, बहुत ही गंदा और बहुत घिनौना होता है। ये टेस्ट कभी टैलेंट को तोलता है तो कभी पेशेंस को और कभी कभी किसी न किसी के कैरेक्टर को। और जो लोग सपने लेकर आते हैं वो कई बार इस टेस्ट के आगे अपने को सरेंडर कर देते हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता। कुछ लोग अपनी आवाज उठाते हैं। ये नाना पाटेकर ने जब बदतमीजी की मेरे साथ, फिर उसके दिमाग में आया कि वो मेरे साथ एक इंटीमेट स्टेप भी करेगा गाने में। पर कुछ लोग चुप रह जाते हैं क्योंकि उनको सरवाइव करना होता है। क्योंकि ऐसा पंगा लेना इतना भारी पड़ जाता है कि आप पूरी जिंदगी बस लड़ते रह जाते हैं सिस्टम से। और आपको मिलता है क्या? ठेंगा। हर जगह एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम करता है गाइस, जहां सपने बिकते हैं और टैलेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की एक्सपेक्टेशन होती है। रिसेंट ईयर्स में कई स्टार्स ने ओपनली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। नरगिस फाकरी ने बताया कि उन्होंने कैसे काफी काम सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि उन्होंने नेकेड पोज नहीं किया या स्लीप विद अ डायरेक्टर जैसे ऑफर्स को मना कर दिया। Do whatever, like pose naked or do certain things or sleep with a director. I'm scared me with a lot of things with like men and sex and relationships. सिमिलरली रणवीर सिंह ने भी तो कन्फेस किया कि स्ट्रगलिंग डेज में बस एक्ट्रेसेस को नहीं, उन जैसे एक्टर्स को भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। कास्टिंग काउच तो नहीं मिला ना? अरे मिला सर, क्या बात कर रहे हो सर, कमाल है सर। राधिका आप्टे ने भी बताया कि कैसे कई रोल उनको इसी शर्त पे मिल रहे थे, ऑफर हो रहे थे कि वो डायरेक्टर के साथ सोएंगी। Oh, once I got a call, but would you be okay sleeping with that person? या प्रोड्यूसर के साथ वेकेशन पे जाएंगी और उन्होंने तुरंत मना कर दिया उन प्रोजेक्ट्स को और कहा गो टू हेल। Ask him to go to hell. अब आप इमेजिन करिए राधिका आप्टे जो बोल्ड सीन्स के लिए मशहूर हैं, असली जिंदगी में शी सेज गो टू हेल। यही सच है। Ask him to go to hell. गाइस आयुष्मान खुराना ने भी बताया कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे डायरेक्ट सेक्सुअल फेवर्स मांगे थे। Once like there was casting director and he was like I want to just see your tool. काल्की ने भी एक्सेप्ट किया कि ये सब इंडस्ट्री में होता है, पर जब भी उन्होंने अनकंफर्टेबल फील हुआ ना तो उन्होंने सिचुएशन से दूर चले जाना ही बेहतर समझा, चाहे उनका करियर डाउन हो जाए, गिर जाए, वो इंडस्ट्री से बाहर हो जाए। And the producer basically wanted to go on a date with me. And I was seeing someone at the time and I was like I'm really sorry, I'm not interested. और ये डिसीजन कभी कभी कुछ लोगों के लिए बहुत टफ हो जाता है। आप तो समझ ही गए होंगे किंग की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग बाद में जब फेमस हो जाते हैं, बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, तब मुंह खोलते हैं। अगर आपको नाम समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। शेल्डन चोपड़ा ने बताया कि फिल्म मेकर्स उनको डिनर पे बुलाते थे, पर बाद में समझ आता था कि डिनर के पीछे कोई और ही इरादा था। देखो, लोगों के पास काम मांगने जाओ तो डिनर की बात करते हैं। मुझे कई साल लगे ये समझने में कि अच्छा डिनर का मतलब वो होता है। ओ इन सब स्टोरीज से एक बात क्लियर होती है गाइस, बॉलीवुड जितना भी ग्लैमरस दिखता है ना बाहर से, उतना ही घिनौना है अंदर से। यहाँ फेम के पीछे भागते लोगों को एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है और नो कहने वाले लोग अक्सर साइड कर दिए जाते हैं। और जब मीटू में उनका नाम आता है ना तो कुछ कनेक्शंस की वजह से, कुछ दोस्तियों की वजह से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे उनकी इमेज व्हाइट वॉश करी जाए। समझे या नहीं समझे? पावर, पोजीशन और डेस्परेशन का कॉम्बिनेशन इस इंडस्ट्री को और भी टॉक्सिक बना रहा है गाइस। और इसी वजह से कुछ सब इंडस्ट्रीज और कुछ एक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो इन चीजों को अलाउ नहीं करते। अब मैं कंक्लूड तो एक ही चीज से करूंगा, बॉलीवुड का ग्लैमर से सरफेस का स्पार्कल है गाइस। नीचे एक ऐसी दुनिया चल रही है जहां पावर, मनी और इन्फ्लुएंस के पीछे काफी चीजें छुपी हैं। कास्टिंग काउच, ड्रग्स, अंडरवर्ल्ड और ब्लैक मनी। जो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया ये तथ्य हैं। आप में से कई लोग इस बारे में जानते होंगे, पर आई होप आपको थोड़ा सच का सामना और करना पड़ा होगा आज इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज समझ में आई हो जिसने आपको चौंका दिया हो तो ये वीडियो और लोगों के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी पता चले द डार्क सीक्रेट्स ऑफ बॉलीवुड। ये सिर्फ
सेलिब्रिटीज का इशू नहीं है गाइस, ये एक सिस्टम का रिफ्लेक्शन है जो एम्बिशन और डेस्परेशन को एक्सप्लॉइट करता है। टैलेंट और हार्डवर्क के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, प्रेशर्स के अंडर डिसीजंस लेना, ये सब नॉर्मल लगने लगते हैं, पर हर कॉम्प्रोमाइज के पीछे एक हिडन कॉस्ट होती है, डिग्निटी, करियर और अकाउंटेबिलिटी की। सोचो अगर हम साइलेंट ही रहेंगे और इन ट्रूथ्स को एक्सपोज ही नहीं करेंगे तो ये घटिया सिस्टम, घिनौना सिस्टम और स्ट्रांग ही होता जाएगा। इसलिए कॉल आउट करना ऐसी चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वीडियोस को सर्कुलेट करके इन डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करके अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। सच बोलना, अकाउंटेबिलिटी मांगना और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को एक्सपोज करना अब सिर्फ चॉइस नहीं, जरूरत बन गई है। क्यों बस हम सिनेमा देखें, क्यों इन डार्क सीक्रेट्स को कॉल आउट ना करें? तो अगली बार जब आप कोई भी ग्लैमरस पिक्चर देखें, कोई सीन देखें, कोई म्यूजिक वीडियो देखें तो समझ जाइए एक ग्लैमर सामने का है, अंदर बहुत कुछ दबा हुआ हो सकता है। ये सब देखो तो एक ही सवाल पूछना, ये रियलिटी का रिफ्लेक्शन है या सिर्फ एक मास्क? तो चलिए एक ऐसी वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए बेखौफ ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना पी बॉय को, बिकॉज यहाँ अब कुछ नहीं छुपेगा।